नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 4 अगस्त और दिन है मंगलवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। यूपी में 100 सप्ताह चलेगा नशा मुक्त युवा अभियान। अनाथ बच्चों को 23 साल की उम्र तक मिलेगी आर्थिक मदद। यूपी में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन शुरू। मशरूम उत्पादन में यूपी बना देश का नंबर 1 राज्य। अमेजन फ्लिपकार्ट के डिलीवरी ऑर्डर में हेराफेरी करने वाला गिरोह पकड़ा गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शिक्षकों पर कोचिंग और ट्यूशन पर रोक। और 4 अगस्त से यूपी में कई दिन तक तेज बारिश का अलर्ट। अब बाकी के समाचार देखते हैं विस्तार से। अपराधियों पर कार्रवाई में ढिलाई बर्दाश्त नहीं, सीएम योगी। सावन के पहले सोमवार और विधानसभा के मानसून सत्र की व्यस्तताओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। पुलिस और राजस्व से जुड़े मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों पर कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन जिलों से पुलिस की शिकायतें ज़्यादा मिल रही हैं, वहां के पुलिस कप्तानों की जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यूपी में 100 सप्ताह चलेगा नशा मुक्त युवा अभियान। प्रधानमंत्री के नशा मुक्त युवा पर विकसित भारत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के सभी राज्य और निजी विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में जागरूकता अभियान शुरू हो गए हैं। यह अभियान अगले 100 सप्ताह तक चलेगा। उच्च शिक्षा विभाग, एनएसएस और माई भारत के सहयोग से छात्र छात्राओं को नशा मुक्त भारत का संकल्प दिलाया गया। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि शिक्षक, स्वयंसेवक और विद्यार्थी गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करेंगे। कौशल विकास मिशन की 500 कंपनियां 3 साल के लिए डिबार। यूपी सरकार ने कौशल विकास प्रशिक्षण में लापरवाही बरतने वाली करीब 500 प्रशिक्षण कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। गुणवत्ता मानकों का पालन न करने और तय लक्ष्य के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षण नहीं देने पर इन कंपनियों को 3 साल के लिए डिबार कर दिया गया है। अब ये कंपनियां मिशन के तहत कोई प्रशिक्षण नहीं दे सकेंगी। सरकार ने इनके स्थान पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनियों को प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। राज्यपाल बोली, युवाओं की पहचान मेहनत और प्रतिभा से। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि भारत का भविष्य युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और संकल्प से बनेगा। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल लोग देश की युवाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते। राज्यपाल ने छात्रों से नवाचार, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज का भारतीय युवा वर्तमान का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। अनाथ बच्चों को 23 साल की उम्र तक मिलेगी आर्थिक मदद। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार अनाथ और असहाय बच्चों को 12वीं के बाद भी पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। स्नातक या डिप्लोमा में दाखिल लेने वाले पात्र छात्र छात्राओं को 18 से 23 वर्ष की उम्र तक हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। यह सहायता पढ़ाई पूरी होने या 23 वर्ष की आयु तक जो पहले हो मिलती रहेगी। फिलहाल इस योजना का लाभ प्रदेश के 1,09,000 से ज़्यादा बच्चे उठा रहे हैं। यूपी में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश में आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, स्टेट मैनेजर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर समेत 47 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन 3 सितंबर तक किए जा सकेंगे। इन पदों के लिए 12वीं ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट, स्नातक या संबंधित विषय में डिग्री और डिप्लोमा रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन शुल्क 125 रुपये, एससी एसटी के लिए 65 रुपये और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 25 रुपये रखा गया है। मशरूम उत्पादन में यूपी बना देश का नंबर 1 राज्य। उत्तर प्रदेश ने मशरूम उत्पादन में देश में पहला स्थान हासिल किया है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश में रिकॉर्ड 51,000 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन शुरू हुआ, जो देश के कुल उत्पादन का करीब 13% है। सरकार का कहना है कि किसानों की मेहनत, आधुनिक तकनीक और कृषि से जुड़ी योजनाओं की वजह से यह उपलब्धि मिली है। मशरूम की खेती से किसानों की आय बढ़ रही है और ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। अवैध खनन पर डिजिटल निगरानी, 756 करोड़ का राजस्व मिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध खनन और खनिजों के लिए अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए और एकीकृत खनन निगरानी तंत्र यानी IMSS को और मजबूत किया है। इस तकनीक आधारित व्यवस्था से खनन क्षेत्रों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। सरकार के अनुसार ई नोटिस डिजिटल निगरानी के जरिए अब तक 756 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ है। इससे अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए पारदर्शिता भी बढ़ी है। सावन के पहले सोमवार पर हादसों में 7 श्रद्धालुओं की मौत। सावन के पहले सोमवार को लखनऊ के आसपास कई जिलों में अलग अलग हादसों में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। सीतापुर, सुल्तानपुर और बहराइच में 2-2 लोगों की जान गई, जबकि रायबरेली में 1 कांवड़िया की मौत हुई। हरदोई में गंगा से जल भरने आए 2 युवक तेज धारा में बह गए, जिनकी तलाश अभी जारी है।
इन हादसों में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान पूरी सावधानी बरतने की अपील की है। 4 अगस्त से यूपी में कई दिन तक तेज बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 4 अगस्त से अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक और बिजली गिरने और कई जगह भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम राजस्थान में पर बना निम्न दबाव क्षेत्र कमजोर पड़ने और मानसूनी द्रोणी की सामान्य स्थिति के करीब आने से प्रदेश में नमी वाली हवाओं का प्रवाह बढ़ गया है। इसके असर से अगले 4 से 5 दिन तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। इससे उमस में राहत मिलेगी और प्रदेश में अब तक सामान्य से 29% कम हुई बारिश की कुछ भरपाई भी हो सकती है। मायावती ने छोटे विधानसभा सत्र पर उठाए सवाल। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केवल 4 कार्य दिवस का सत्र जनहित के मुद्दों पर गंभीर चर्चा के लिए पर्याप्त नहीं है। मायावती ने उम्मीद जताई कि यह सत्र आरोप प्रत्यारोप और हंगामे की भेंट नहीं चढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार और पक्ष दोनों को जनता से जुड़े मुद्दों, जन कल्याण और प्रदेश की अहम समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। मंगलवार को सरकार अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। रामगोपाल यादव बोले, चढ़ावा चोरी पर हुआ प्रदर्शन गलत था। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर हुए प्रदर्शन पर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन सही नहीं था क्योंकि मंदिर में हुई चोरी से संत समाज का कोई लेना देना नहीं। रामगोपाल यादव ने कहा कि संतों को इस तरह के विवाद में जोड़ना गलत है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए थी। एसआरएन अस्पताल में अव्यवस्थाएं देखकर भड़के डिप्टी सीएम। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को कई खामियां मिली। निरीक्षण के समय एक खिड़की का पल्ला उनके हाथ में ही निकल गया। अस्पताल परिसर में गंदगी, खुले बिजली के तार और खराब व्यवस्थाओं पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को जल्द सभी कमियां पूरी करने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि अस्पताल में साफ सफाई और मरीजों की सुविधाओं से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। बांकीपुर हार पर अखिलेश का भाजपा पर तंज। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा की हार के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भगवान को नचाने का अहंकार रखने वालों को जनता ने जवाब दे दिया। अखिलेश ने बिना नाम लिए कहा कि जो लोग खुद को भगवान से ऊपर समझते हैं उनका घमंड जनता उतार देती है। उन्होंने इस चुनाव नतीजे को जनता का फैसला बताते हुए भाजपा पर तीखा हमला किया। एसएससी जेई 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल शाखा के कुल 1731 अभ्यर्थियों का विभिन्न केंद्रीय विभागों में चयन हुआ है। आयोग के अनुसार दस्तावेज सत्यापन और सीट आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम सूची जारी की गई है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम परिणाम में शामिल नहीं किया गया। ऑनलाइन ऑर्डर में हेराफेरी करने वाला गिरोह पकड़ा गया। नोएडा पुलिस और एसओजी ने फ्लिपकार्ट, अमेजन समेत ई-कॉमर्स कंपनियों के महंगे ऑर्डर बदलकर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 75 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। जांच में पता चला कि आरोपी डिलीवरी के दौरान असली सामान निकालकर उसकी जगह सस्ता या बेकार सामान रख देते थे। इसके बाद महंगे सामान को बाजार में बेच दिया जाता था। मामले में 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। अगस्त का मुफ्त राशन 5 से 18 अगस्त तक मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अगस्त महीने का मुफ्त राशन वितरण 5 अगस्त से शुरू होकर 18 अगस्त तक मिलेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन मिलेगा, जिनमें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल शामिल होंगे। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलेगा। राशन का वितरण सुबह 8 बजे से 12 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक 2 पालियों में किया जाएगा। सरकार ने सभी लाभार्थियों से तय तारीख पर राशन लेने की अपील की है। समाज कल्याण विभाग में कामकाज ठप, हजारों फाइलें अटकी। कानपुर के समाज कल्याण विभाग में तबादलों के बाद प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो गया है। दूसरे जिलों से आए कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण शाखाओं का काम संभालने से इनकार कर दिया है। इसके चलते वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक लाभ, उत्पीड़न सहायता, जाति प्रमाण पत्र जैसी योजनाओं से जुड़ी हजारों फाइलें पिछले 1 महीने से लंबित हैं। विभाग का नियमित काम भी प्रभावित हुआ है और लाभार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वेतन न मिलने पर गोरखपुर की सिटी बस सेवा ठप। गोरखपुर में इलेक्ट्रिक सिटी बसों के परिचालकों ने
2 महीनों से वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल शुरू कर दी है। इसके चलते सोमवार को शहर की सभी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन बंद रहा। नौकरी पेशा लोगों, छात्रों, मरीजों और रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। परिचालकों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद वेतन नहीं मिला। जब तक बकाया भुगतान नहीं होगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी। यूट्यूब से सीखी साइबर ठगी, यूपीआई से उड़ाए लाखों रुपए। बलरामपुर पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपी यूट्यूब देखकर ठगी के तरीके सीखते थे। ये लोग मोबाइल से चुपचाप सिम निकालकर अपने आईफोन में लगाते और फिर यूपीआई खातों का नियंत्रण कर लाखों रुपए निकाल लेते थे। पुलिस के अनुसार ठगी की रकम नेपाल के कैसीनो में ऑनलाइन भुगतान के जरिए नकदी में बदली जाती थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 आईफोन, 1 मोबाइल और नकदी बरामद की है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की सड़क फिर खराब, जांच शुरू। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के करीब 1 महीने बाद फिर सड़क की तक खराब होने का मामला सामने आया है। NHAI ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। जांच पूरे होने तक 3 इंजीनियरों को काम से हटा दिया गया है। करीब 4,200 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को हुआ था। अधिकारियों का कहना है कि सड़क खराब होने की वजह की जांच की जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शिक्षकों पर कोचिंग और ट्यूशन पर रोक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने शिक्षकों के निजी कोचिंग और ट्यूशन पढ़ाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह नियम विश्वविद्यालय और उससे जुड़े सभी कॉलेजों के शिक्षकों पर लागू होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से निजी पढ़ाई कराने की अनुमति नहीं मिलेगी। सभी विभागाध्यक्ष और कॉलेज प्राचार्यों को शिक्षकों से शपथ पत्र लेकर विश्वविद्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय का कहना है कि इससे पढ़ाई की गुणवत्ता और शिक्षकों की जवाबदेही बेहतर होगी। नोएडा ग्रेटर नोएडा में 27 अवैध कट होंगे बंद। गौतम बुद्ध नगर में सड़क हादसों को कम करने के लिए 27 अवैध कट बंद किए जाएंगे। परिवहन विभाग ने सर्वे के बाद इन कटों की पहचान की है और NHAI तथा विकास प्राधिकरणों को कार्रवाई करने के लिए पत्र भेजा है। इनमें से सबसे ज्यादा 14 अवैध कट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं। विभाग का कहना है कि इन कटों की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। इन्हें बंद करने से सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और ट्रैफिक भी पहले से ज्यादा सुचारू होगा। शराब की लत याददाश्त और सोचने की क्षमता भी घटाती है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में सामने आया है कि शराब की लत केवल शरीर ही नहीं बल्कि याददाश्त और सोचने समझने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। 20 से 40 वर्ष की उम्र में 100 लोगों पर किए गए अध्ययन में 70% लोगों में मानसिक समस्याओं के मध्यम स्तर के लक्षण मिले हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय तक शराब का सेवन मानसिक संतुलन और निर्णय लेने की क्षमता पर भी गंभीर असर डाल सकता है। 17 साल पुराने कर्मचारी भी जुड़ सकेंगे EPFO से। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने कर्मचारी नामांकन अभियान शुरू किया है। इसके तहत 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच निजी कंपनियों, संस्थानों और अन्य संगठनों में काम करने वाले ऐसे कर्मचारी भी EPFO से जुड़ सकेंगे जो अब तक किसी कारण सदस्य नहीं बन पाए थे। इस अभियान के तहत पात्र संस्थान EPFO पोर्टल पर कर्मचारियों का ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। कुछ मामलों में कर्मचारियों का अंशदान भी माफ किया जाएगा। इसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन और बीमा जैसी EPFO की योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें जरूरी है तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।